नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 12वीं कक्षा के लिए जो हमारी पद्य रचना चली जा रही थी, वृंद के दोहे, यह हम आज देख जो रासा हिस्सा है वो देख लेंगे। देखिए, कल हम 5 दोहे को देख लिया था। अब छठे दोहे की ओर आ जाते हैं। छठा दोहा इस प्रकार का है। एक बार आप लोगों के सम्मुख पढ़ देता हूं। ठीक तरह से ध्यान देकर सुनिए। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। गागरी कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद। ये जो कोई दोहा है वृंद जी का, उस वृंद के दोहे में उन्होंने जो कुछ आप लोगों के सम्मुख रखा है वो इस प्रकार का है। सबसे पहले हम उसके शब्दों की ओर चले आते हैं। पयोद का मतलब होता है बादल, और गागरी का मतलब होता है गगरी, भंडा, बर्तन या गागर। तो उन्होंने आगे कैसे आप लोगों को कैसे समझा दिया, देखिए। कवि कैसे समझा देते हैं। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। गागरी कैसे पूरी उन्यो देखी पयोद। मतलब कवि का कहना है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को, कवि क्या कहते हैं, मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। कवि का कहना है, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। मतलब वो आगे कहते हैं, क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी कि गगरी फोड़कर फेंक देता है क्या। इस प्रकार का सवाल उन्होंने कर दिया है। क्या कर दिया है, कवि कहते हैं मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल गिर जाने पर उससे मिलने वाला विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी कि घघरी फोड़ कर फेंक देता है क्या, फोड़ देता है। यह कहते हुए इस प्रकार का जो अर्थ है उन्होंने बता दिया है। क्या कहूँ उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। गगरी कैसे फोरिए उन्यो देखी मयो। यानी कि इस प्रकार उन्होंने यह कहते हुए बता दिया है। अब अगला जो दोहा है इस प्रकार का है। क्या है इस दोहे में, उन्होंने क्या कहा है, इस दोहे में यह बता दिया है, कबहु कही नीच न छेड़िए। कबहु सॉरी कच कछु कहू कछु कही नीच न छोड़िए। सॉरी, फिर एक बार दोहरा देता हूं। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। पातर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। ये जो दोहा है, उस दोहे में जो कुछ नए शब्द आए हैं वो इस प्रकार है। नीच, नीच मतलब कमीना, मतलब दुष्ट, मतलब बुराई, बुरा व्यक्ति। पातर का मतलब होता है पत्थर, डारे डालना, कीचड़ में। तो उनका ये जो कहना है वो इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए। नीच उनका कहना, कछु कहीं नीच न छेड़िए, छेड़ना
उनका कहना है, कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ भला बुरा कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि पातर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग। उनका कहना है कि छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। इस प्रकार का इस दोहे का अर्थ आप लोगों के सम्मुख मैंने रख दिया। अगला जो दोहा है वो दोहा इस प्रकार है, जो पावे अति उच्च पद। देखिए क्या कहते हैं, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भव। कवि अपने इस दोहे के माध्यम से आप लोगों को किस प्रकार समझा रहे। देखिए उनका जो कहना है वो इस प्रकार है, क्या कहते हैं, फिर एक बार दोहराता हूं, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। अस्त होतु है भान यानी कि भान यानी कि सूर्य, मध्यान्ह यानी कि दोपहर, मध्यान्ह, पतन यानी कि पतन होना, उच्च यानी कि उच्च पद। उनका जो कहना है इस प्रकार है, अर्थ की दृष्टि से देख लीजिए, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, कवि का क्या कहना है, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, मध्याह्न के समय क्या करता है, बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है, परंतु उसे भी एक समय अस्त होना पड़ता है, अस्त हो जाना पड़ता है। यानी कि देखिए जो कुछ पद है वह, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। ये जो कोई पद है, दोहा है, आप लोगों के दोहा के द्वारा जो को अर्थ निकलता है वह मैंने आपके सम्मुख रख दिया है। अब जो अगला जो दोहा है वह देख लीजिए, जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबही लेत है काग निमोरी लेत। देखो यहाँ जो कोई शब्द की दृष्टि से जो शब्द आते हैं वह इस प्रकार है, आदर आदर, गुण गुण, कोकिल कोयल, अंबही मतलब आम, काग कौवा, निमोरी नीम। तो देखिए उन्होंने जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है, जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है, जिस व्यक्ति को जिस गुण के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जिस व्यक्ति को जिस गुण की जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है, उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरिया ही खाता है। इस पद का यह अर्थ आप लोगों के पास मैंने रख दिया। क्या रख दिया, जो जाको गुण जानही सोती ही अदर देत, कोकिल अंबही लेत है काग निम्बोरी लेत। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास जो गुण होते हैं, जिस व्यक्ति के पास जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है, जिस व्यक्ति के पास जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वे उसे ही सम्मान देते हैं। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरिया ही खाता है। अब अगला जो दोहा है वो जो दोहा है 10वां दोहा देख लीजिए।
क्या है उसमें? आप अकारज अपनो करत कुबुद के साथ, पाय को लाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। ये जो दोहा भी है बिल्कुल अच्छा खासा है, उसी का अर्थ आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। कवि का कहना है कि अविवेक के साथ किया गया कार्य, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अविवेक से, परिपूर्ण विचार न करने से, अविवेक से किया हुआ कार्य क्या होता है? स्वयं के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से, ठीक कैसा होता है? ठीक जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाव पर अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है, बिल्कुल उसी तरह यह हुआ करता है। आप अकारज अपनो करत कुबत के साथ, पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। ये जो कोई दोहा है, इस दोहे का यह अर्थ मैंने आप लोगों को कहा। क्या कहा? कवि का कहना है कि अविवेक से किया गया, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाव पर अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है, ये बात उन्होंने यहाँ बता दी है। अब आखिरी वाला जो 11वां जो कोई दोहा है वो इस प्रकार है कवि वृंद जी का। कुल कपूत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार विरवान के होत चिकने पात। कवि यह आप लोगों को कहते हुए दिखाई देते हैं कि कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चला जाता है। पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चीकने और स्वस्थ पत्तों को देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या कहा है उन्होंने? कुल कपुत जानो परे, लखी शुभ लक्षण घात, होनहार विरवान के होत चिकने पात। कवि का कहना है कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वास्थ्य पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह कवि वृंद जी ने हमें तरह तरह की सीख अपने अलग अलग दोहों के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश की है। कौन कौन सी सीख उन्होंने दे दी है तो वह आप फिर एक बार दोहरा देता हूं। कवि का क्या कहना है? नीतिपरक दोहों के द्वारा जो सीख मिलती है वह इस प्रकार है, या कवि का कहना है विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। और वो आगे के दोहों में एक कहते हैं कि आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है, जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। ये बड़ी सीख वृंद के दोहों से हमें मिलती है। और व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। इस प्रकार का संदेश भी कवि हमें अपने दोहों के द्वारा देते हुए दिखाई देते हैं। और वे आगे कहते हैं दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर या दुष्ट व्यक्ति पर उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। और वे कहते हैं संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं और अनुभव से परिचित कराते हुए जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इस तरह ये 10-11 दोहों के द्वारा कवि ने हमें बहुत अच्छा खासा संदेश मनुष्य मात्रा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, वाचकों के लिए, पाठकों के लिए दे दिया है।
यहाँ तक मैं आप लोगों को इस कविता का ये जो अंश है यहाँ मैं यानी कि ये कविता यहाँ मैं ख़त्म कर देता हूँ।